हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1। इसमें हम इंग्लिश का मॉक टेस्ट कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है उसके अंदर 323 वैकेंसीज आ चुकी हैं और उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 5 सब्जेक्ट में बटा हुआ है, जिसमें से हर एक सब्जेक्ट के आपको 20-20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आज के इस मॉक टेस्ट में हम उन्हीं 20 क्वेश्चंस को देखेंगे, इंग्लिश के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आज का वीडियो जो कि होगा मॉक टेस्ट नंबर 1 फॉर इंग्लिश, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये ईडियम फ्रेज का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है च्यू द सीनरी। ठीक है, तो इस ईडियम का आपको मतलब बताना है, इसका मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं: टू एक्ट ओवरली इमोशनल, टू मिसमैनेज, टू ब्यूटीफाई और टू अंडरस्टैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मेरे बताने से पहले आपको वीडियो पॉज करके एक बार आंसर दे देना है, और 20 में से जितने भी आपके करेक्ट आंसर होंगे वो जरूर कमेंट सेक्शन में आपको लिख कर बताने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टू एक्ट ओवरली इमोशनल। यानी कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाना, या फिर इमोशनली बहुत ही ज़्यादा बिहेव करना, इस तरह से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर, तो उसको बोला जाता है च्यू द सीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस कप ऑफ टी। तो देखिए, वंस कप ऑफ टी जो होता है ना, इसका जो एक्चुअल में मतलब होता है, ये एक ईडियम है, इसका मतलब हमें बताना है। तो वंस कप ऑफ टी का मतलब होता है किसी भी चीज़ में आपका अच्छा होना या आपको पसंद करना। तो कोई ऐसी चीज़ जिसको आप करना पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे वंस कप ऑफ टी, तो जनरली लोग कॉफ़ी और ये चाय जो पीना होता है वो पसंद करते हैं। तो उसी सेंस में ये ईडियम बनाया गया है, वंस कप ऑफ टी। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वंस चूजन और प्रेफर्ड थिंग। जिस चीज़ को करना पसंद करते हैं, लोग लाइक करते हैं, उसी को बोला जाता है वंस चूजन और प्रेफर्ड थिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नाउ ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। तो एक ऐसी बुक जिसमें बहुत तरह के सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, तो उसको क्या बोला जाता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एनसाइक्लोपीडिया। इसमें सभी सब्जेक्ट्स की आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। डिक्शनरी आप जानते ही हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट आपको पता ही है, हिस्ट्री में जो मैन्यूस्क्रिप्ट से लिखी जाती थी, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, तो यही थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एनसाइक्लोपीडिया। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज लाइबल टू कैच फायर इजिली। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि आग को बहुत जल्दी से पकड़ लेता है, उसके अंदर बहुत जल्दी आग लग जाती है, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। देखिए, एक्सटिंग्विशेबल जो होता है वो तो बेसिकली जो आग को बुझाने में यूज किया जाता है, तो इसका वो 4 तो आंसर होगा नहीं। इनऑडिबल तो अलग ही चीज है, जिसको सुना ना जा सके, वो क्या है, इनऑडिबल। ठीक है, इनकम्बस्टिबल जिसको जलाया ना जा सके। वहीं इनफ्लामेबल होता है जिसको आसानी से जलाया जा सके, या जिसमें जल्दी से जो जल्दी से फायर को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, आग जल्दी से उसके अंदर लग जाती है, उसको बोला जाता है इनफ्लामेबल। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका करेक्ट आंसर। नाउ इस क्वेश्चन में हमें बताना है मिस स्पेल्ट वर्ड कौन सा है, इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन से वर्ड की लिखी हुई है। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो यहाँ जैसे आपको दिया हुआ है मिशनरी, इंडिपेंडेंट, विजनरी और मशीनरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 ये तीनों करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, इंडिपेंडेंट में जनरली लोग गलत करते हैं, जो आखिर में ये DENT की जगह DANT लिख देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। ठीक है, तो ये जो लिखी हुई है ठीक है, इंडिपेंडेंट। विजनरी भी ठीक लिखी हुई है, मशीनरी भी एब्सोल्युटली ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मिशनरी। मिशनरी की यहाँ पर स्पेलिंग गलत है। इसमें जो ई दे रखा है ना एन के बाद, वहां पर बेसिकली ए आता है, यानी कि ये करेक्ट स्पेलिंग होती है मिशनरी। ठीक है, इस ई की जगह पर यहाँ पर आपको क्या दिखता है, एन के बाद ए। ठीक, तो ए क्या होएगा इसमें करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड है। अगेन एक और आ चुका है अपने पास यहाँ पर ईडियम का क्वेश्चन।
इन द सेम ब्रेथ, तो इसका मतलब हमें बताना है कि इस इडियम का मतलब क्या होता है। तो देखिए इन द सेम ब्रेथ का जनरली जो भी इडियम लिखा रहता है ना, उससे रिलेटेड उसकी बात जो होती है वो बिल्कुल अलग ही सेंस में जाती है, ठीक है। तो कंफ्यूजन करने के लिए वो इस तरह के ऑप्शंस दे देते हैं कि इन द सेम ब्रेथ, ब्रेथ से रिलेटेड कुछ चीज़ दे देंगे ताकि हम कंफ्यूज होकर उसको करेक्ट आंसर कर दें। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सेइंग टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स। ठीक है, दो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट को कहना। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट मतलब जो अपनी ही बातों का खंडन करता है। ठीक है, एक बात कुछ कह रहा है और उसके जस्ट अपोजिट दूसरी बात कह रहा है। ठीक, तो उसको बोला जाता है इन द सेम ब्रेथ, यानी कि सेइंग टू कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट्स, दो विरोधी स्टेटमेंट्स देना ही क्या है, इन द सेम ब्रेथ। क्वेश्चन नंबर 7 में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है अ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। तो उस इंसान को क्या बोला जाता है जो ह्यूमन स्केलेटन या हड्डियों के बारे में स्टडी करता है, पढ़ता है, उसको समझता है। तो देखिए न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है ये दिमाग से रिलेटेड होता है, ब्रेन से रिलेटेड। नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी से रिलेटेड होता है, वहीं डर्माटोलॉजिस्ट ये स्किन से रिलेटेड डॉक्टर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थोपेडिस्ट। ठीक है, ऑर्थो जहां पर भी आपको दिख जाए लिखा हुआ तो समझ लीजिए वहां पर कहीं ना कहीं हड्डियों की, बोन्स की बात की जा रही है। ठीक है, बोन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ऑर्थोपेडिस्ट। नाउ इसमें हमें बताना है, सिनोनिम बताना है हैस्टी का। ठीक है, हैस्टी का सिनोनिम क्या होगा। तो हैस्टी का मतलब होता है कोई भी काम बहुत जल्दी में करना, जल्दबाजी में रहना। ठीक है, उसको बोला जाता है हैस्टी। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम होगा, लॉक तो हो नहीं सकता, लॉक तो अलग चीज़ है बिल्कुल ही, जो बंद होता है बिल्कुल क्लोज, उसको लॉक बोला जाता है। रेस्ट्रिक्ट, पाबंदी लगाना, तो ये भी हैस्टी से मिलता जुलता नहीं है। लेड बैक भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर क्या है, एक्सपेडिशियस। एक्सपेडिशियस यानी कि बहुत जल्दी करना ना, किसी भी काम में बहुत जल्दी करना है, बहुत उतावला होना, उसको बोला जाता है एक्सपेडिशियस। इस क्वेश्चन में हमें बताना है एंटोनिम। ठीक है, और एंटोनिम किसका बताना है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें ब्रैकेटेड पार्ट जो है यानी कि इम्प्रोविडेंट का, तो इम्प्रोविडेंट का हमें यहाँ पर बताना है एंटोनिम क्या होगा। तो ये सेंटेंस भी दिया हुआ है, इट इज इररेलेवेंस एट लीस्ट टू मी वेदर द ग्रांट वाज इम्प्रोविडेंट और नो। तो देखिए अगर आपको डायरेक्ट इसका मतलब पता होगा तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा बेपरवाह, लापरवाह होता है, बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, इस तरह के इंसान को बोला जाता है इम्प्रोविडेंट। ठीक है, जिसको भविष्य की कोई चिंता नहीं है ना, कुछ भी सोच समझ कर नहीं चलता। तो वहीं इसका अगर मैं अपोजिट बोलूं तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉशियस, जो बहुत ही समझ कर और सूझबूझ के साथ चलता है। ठीक है, वहीं हंगरी क्या हो जाएगा, हंगरी तो भूखे के लिए, टार्डी जो भी थका हुआ इंसान होता है, बहुत ज़्यादा टायर्ड, थका हुआ, उसके लिए बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका एंटोनिम, दैट इज थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस। ठीक है, कंजूस, या आप कह सकते हैं जो कि बहुत सोच समझ कर चलता है। ठीक है, या अपना ज़्यादा खर्चा नहीं करता, उस पर्सन को बोला जाता है थ्रिफ्टी। तो थ्रिफ्टी क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा एंटोनिम। इसमें अगेन हमें बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी हुई है। तो देखिए पैसिव जो है वो तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं। एक्टिव पैसिव वॉइस आपने पढ़ा ही होगा, उसमें पैसिव की स्पेलिंग यही होती है। परसीव की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। कई लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में ये स्पेलिंग को सही समझ लेते हैं, सी के बाद ई एंड देन ई वी, और यहाँ पर तो ये गलत स्पेलिंग हो जाती है ना। एक्चुअली में सी के बाद पहले क्या आता है, ई आता है, देन आई आता है, ये होती है परसीव की करेक्ट स्पेलिंग, तो ये तो ठीक है। पीजन जो है उसकी भी ये करेक्ट स्पेलिंग है, पीजन। तो बचता है अपने पास ऑप्शन नंबर 4, परटर्ब। ठीक है, परटर्ब क्या है, ये स्पेलिंग इसकी गलत लिखी हुई है, एक्चुअली में इसकी स्पेलिंग होती है PERTURB, परटर्ब। अब परटर्ब का मतलब क्या होता है ना, कभी बहुत ज़्यादा घबरा जाना या व्याकुल हो जाना, चिंतित हो जाना, तो उसके उस सेंस में यूज़ किया जाता है परटर्ब का। तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगा वो PERTURB, ठीक है, ना कि PERTERB। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें एंटोनिम बताना है, जो अंडरलाइन वर्ड है यानी कि इसका एंटोनिम एनलाइटन लिखा हुआ है। तो आपने आई होप 15 सेंचुरी हिस्ट्री में पढ़ाई होगा एनलाइटनमेंट, या इंडिया के सेंस में भी एनलाइटनमेंट आपने पढ़ा होगा राजा राम मोहन रॉय से। तो एनलाइटनमेंट का मतलब होता है पुनर्जागरण, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, चीज़ों को समझना, उनको उसके बारे में उसका रहस्य पता चल जाना है ना, या आप कह सकते हैं सभ्यता, एक सभ्य इंसान की तरफ बनना, उसको बोला जाता है एनलाइटनमेंट। तो यहाँ पर बोला है एनलाइटन का हमें एंटोनिम यानी कि इसका अपोजिट बताना है। तो एजुकेटेड तो इसका सिनोनिम कह सकते हैं, रीजनेबल भी इसका सिनोनिम कह सकते हैं, जो कि कुछ भी चीज़ तर्क के साथ बोलता है। सिविलाइज्ड भी इसका सिनोनिम ही हो जाएगा एक तरह का। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2, कन्फाउंडेड। कन्फाउंडेड का मतलब होता है कोई जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या बिल्कुल बैफल्ड हो चुका है, अपनी ख्यालों में बिल्कुल मग्न है, और आप कह सकते हैं जिसको इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, उसको बोला जाता है कन्फाउंडेड। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा एनलाइटन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये एक सेंटेंस लिखा है, हमें बताना है जो अंडरलाइन पार्ट है उसको कौन सा वर्ड इसमें से रिप्लेस कर सकता है इन 4 ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बैनिंग फूड एंड बेवरेजेस इज नॉट डिजायरेबल नॉर फीजिबल इन अ सिविलाइज सोसाइटी। तो आपने ये कनेक्शन बहुत बार पढ़ा होगा नीदर नॉर का, ठीक है, नीदर और नॉर को यूज किया जाता है एक साथ, ठीक है, दोनों में से कुछ भी ना होना, इसका ये अर्थ होता है ना नीदर नॉर। तो इसमें अब इन्होंने क्या बोला है ना, तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है इन्होंने नॉट, तो नॉट को मुझे किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, नीदर से, क्योंकि नीदर का रिलेशन नॉर के साथ होता है, नॉर का नॉट के साथ नहीं होता। तो इसलिए सेंटेंस होगा बैनिंग फूड एंड बेवरेजेस इज नीदर डिजायरेबल नॉर फिजिबल इन अ सिविलाइज सोसाइटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है मैनी फैमिलीज आर सो पुअर टू ब्रीथ कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल दियर चिल्ड्रन। तो पहली बात तो यहाँ पर ये जो बियर्द लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज को सहना, आप हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है, सहना, उसका भार उठाना। मैनी फैमिलीज, कई सारी फैमिलीज इतनी पुअर हैं, इतनी गरीब हैं कि वो अपने सभी बच्चों का एजुकेटिंग का खर्चा भी नहीं उठा पाती, यानी कि उनको एजुकेट भी नहीं कर पाती। तो यहाँ पर जो सो पुअर लिखा है ना, इसकी जगह अपना क्या आएगा, इसका आंसर आएगा टू पुअर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो टू पुअर का मतलब ही अपने आप में क्या होता है ना, कि ये नेगेटिव सेंस को दिखाता है कि मैनी फैमिलीज आर टू पुअर, कि कई सारी फैमिली इतनी पुअर है कि वो बियर यानी कि सह नहीं सकती कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन, ठीक है। तो टू पुअर का सेंस ही वही आता है कि बहुत ही ज़्यादा गरीब, ठीक है। सो मैनी फैमिलीज आर टू पुअर टू ब्रीद कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल दियर चिल्ड्रन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नाउ ये क्लोज पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, फिलर्स भी जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसको फिल करके आपको बताना है इन 5 फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा। एक पैसेज दिया है तो उसमें देखते हैं पहले वाले जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें क्या वर्ड हम रख सकते हैं। तो लिखा है डिफॉरेस्टेशन in tropical regions. Okay, so deforestations in tropical regions can dash the way water vapor is produced over the canopy. तो डिफोरेस्टेशन क्या कर रहा है ना इन ट्रॉपिकल रीजन्स में, कैन डैश द वे। तो देखते हैं इसमें हम पहले वाले फिल इन द ब्लैंक में क्या रख सकते हैं, अटैक, अफेक्ट, होल्ड, इफेक्ट। तो डिफोरेस्टेशन क्या कर रहा है ना, ट्रॉपिकल रीजन को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इफेक्ट तो आपका नाउन हो जाता है, अफेक्ट आपकी वर्ब हो जाती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब का यूज किया जाएगा। सो डिफोरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन्स कैन अफेक्ट कर सकता है द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड ओवर द कैनोपी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अफेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। देन नेक्स्ट को देख लेते हैं, इस वाले जो सेकंड फिल इन द ब्लैंक है इसमें क्या आंसर आएगा। फिर यहाँ पर बोला गया था ये जो कैन द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड ओवर द कैनोपी डैश कॉजेज रिड्यूस्ड रेनफॉल। तो क्या चीज़ है जो कि रिड्यूस कर रही है रेनफॉल को।
ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है, हमने जो स्टार्टिंग में देखा था यहाँ पर कौन सा आया था, अपना अफेक्ट आया था। ठीक है, तो यहाँ पर उसी को लगाकर एक बारी पढ़कर देखते हैं सेंटेंस। डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन्स कैन अफेक्ट द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड ओवर द कैनोपी विच कॉजेज रिड्यूस्ड रेनफॉल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर रख कर देखते हैं विच। तो विच जो है इसको सबसे ज्यादा सूट कर रहा है। ठीक है, विच कॉजेज रिड्यूस्ड रेनफॉल, वेयर नहीं आएगा, होम भी नहीं आएगा और हु भी नहीं आ सकता ना। तो विच क्या होता है, जनरली जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विच कॉजेज रिड्यूस्ड रेनफॉल। अब आगे देख लेते हैं। तीसरे वाले फिल इन द ब्लैंक में क्या आता है, तो यहाँ पर दिया है ए 2019 स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल इको हाइड्रोलॉजी showed that parts of the Amazon rainforest that dash converted to agriculture land dash converted to agriculture land। क्या यहाँ पर रेन फॉरेस्ट दैट वाज कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर लैंड आएगा, या फिर द एमेजॉन रेन फॉरेस्ट दैट वर कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चरल लैंड। तो इसमें देखिए, क्योंकि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की बात की गई है, तो हम रेन फॉरेस्ट जो है वो कई सारे होते हैं, उसके अंदर फॉरेस्ट कई पेड़ होते हैं, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, तो उसके साथ जो वर्ब का यूज किया जाएगा ना, वो सिंगुलर वर्ब यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इन्होंने क्योंकि बोला भी है यहाँ पर, 2019 स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल इको हाइड्रोलॉजी शोड दैट पार्ट्स ऑफ द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। तो पहली बात तो ये पास्ट की बात हो रही है 2019 की। ठीक है, रेन फॉरेस्ट की बात की जा रही है, उसमें कई पेड़ रहते हैं, तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का तो यूज करेंगे नहीं, तो सिंगुलर कट चुकी है। और ये वैसे भी काट सकते हैं क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट की वर्ब है और ये सेंटेंस है पास्ट का, तो यहाँ पर वाज भी नहीं आएगा, तो हम कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यानी कि वर। सो ऑप्शन नंबर इसमें 3 में फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज वर। ठीक है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट दैट वर कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर लैंड डैश हायर। तो अब देख लेते हैं चौथे ऑप्शन में क्या हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड दैट एग्रीकल्चर लैंड। अब देखिए, क्योंकि ये पूरा 2019 की बात बताई जा रही है, पास्ट का सेंटेंस चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पास्ट की वर्ब यूज की जाएगी, तो हैज तो वैसे ही नहीं आएगी, कैंसिल हो जाएगी। और इन्होंने बोला 2019 स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल इको हाइड्रोलॉजी शोड दैट पार्ट्स ऑफ द अमेजोन रेन फॉरेस्ट दैट वर कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर लैंड। वाज तो आएगा नहीं क्योंकि अगेन ये सिंगुलर हो जाएगी। अब डिड हम लगा नहीं सकते हैं क्योंकि ये पास्ट में जो सेंटेंस चल रहा है उसके पास्ट में यूज किया जा रहा है ना, पास्ट में एक और बात बताई जा रही है, तो यहाँ पर डिड का यूज भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर क्या बच जाता है 2, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चरल लैंड हैड हायर सॉइल एंड दियर टेम्परेचर्स। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट अपना बचता है यहाँ पर फिफ्थ जो डैश है, उसमें फिल इन द ब्लैंक में हम कौन सा वर्ड यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ देख लिया हमने, हेड आया था, हेड हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर्स विच कुड डैश ड्रॉट कंडीशंस। तो वो क्या कर सकते हैं, ड्रॉट बाढ़ की कंडीशन को क्या कर सकते हैं, अब ये देखना है हमें। तो ये जो हमने देखा कि एग्रीकल्चर लैंड है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो ये क्या करेगा, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन में पेड़ों को काटा जाता है, तो ये ड्रॉट कंडीशंस को यानी कि बाढ़ आने की क्षमता को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, प्योरीफाई तो आएगा नहीं, इनफ्लेम भी नहीं आएगा, प्रोवोक किसी को भड़काने के लिए यूज किया जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एग्रावेट, उसको एनहांस करना, उसको बढ़ाना, उसको इंक्रीज करना। सो विच कुड एग्रावेट ड्रॉट कंडीशंस। सो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में अगेन सिनोनिम पूछा गया है रिलक्टेंट का। तो रिलक्टेंट का सिनोनिम, रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को खुलकर ना बता पाना या थोड़ी हेजिटेशन होना, है ना, मतलब थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का ये वर्ड आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो खुलकर सामने ना आना है, खुलकर किसी चीज के बारे में ना कह पाना, उसको बोलते हैं रिलक्टेंट, हेजिस्टेंट जिसको बोला जाता है। तो इसका सिनोनिम बताना है, तो सिंपली ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा हेजिटेंट। वहीं कॉन्फिडेंट इसका क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट। एक्सपेडिट तो अभी मैंने बताया था, बहुत जल्दी करना है किसी भी चीज में। एनॉर्मस होता है बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक है, ह्यूज, बहुत बड़े को बोला जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस मॉक टेस्ट का, ये रीअरेंज करना है इन सेंटेंसेस को, तो देख लेते हैं पढ़कर। द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, तो पहला है इट इज राइटली,
दूसरा सेंटेंस है द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, तीसरा है सैड दैट मोर थिंग्स, चौथा है आर। तो देखिए चौथे से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, आर आ रहा है। सैड दैट, तो किसने क्या कहा, यहाँ से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, यानी कि आंसर जो होगा या तो 1 से स्टार्ट होना है या फिर 2 से स्टार्ट होना है। तो 4 से स्टार्ट नहीं हो सकता, ए बी सी में से किसी एक से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर है द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, तो और एक है इट इज़ राइटली। तो इट इज़ राइटली क्या लग रहा है, स्टार्टिंग का एक सेंटेंस लग रहा है ना, इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इट इज़ राइटली, और अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जैसे सैड लिखा है, इट इज़ राइटली सैड दैट मोर थिंग्स, ठीक है। सो इट इज़ राइटली सैड दैट मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर देन द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ठीक बन गया ना अपना पूरा का पूरा सेंटेंस। तो इस तरह से आपको ये पढ़कर देखना पड़ता है जिससे कि आप एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकाल सकें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इट इज़ राइटली सेड दैट द मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर देन द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना रीअरेंज करके, वो हो जाएगा फर्स्ट 3 4 और 2, यानी कि 1 3 4 2। तो 1 3 4 2 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपने पूरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा और आपका क्या स्कोर रहा वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताना। इसके साथ ही इसका पीडीएफ चाहिए तो वह टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।